सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा सेकुलरिज्म का लास्ट लेक्चर है और हम आज के लेक्चर में चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं देश के सामने सेकुलरिज्म को लेकर के। इसी में छुपा रहेगा कि क्या क्या समाधान भी होने चाहिए। तो चुनौतियां और समाधान साथ साथ चलेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है एम्बिग्यूस डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन ही बहुत एम्बिग्यूटी क्रिएट करती है। कैसे? जब आप देश के लेवल पर सेकुलरिज्म की बात करते हैं, दो कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है मीना? दैट इज़ धर्मनिरपेक्षता। और वो धर्मनिरपेक्षता कहता है कि जो स्टेट है और रिलीजन है, इन्हें सेपरेट रहना है। तो वो एक तरफ से सेपरेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, मान लिया। लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है और उसमें ऐसा कोई एयर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, ऐसी कोई वॉल्स नहीं है स्टेट और रिलीजन के बीच में। और अगर वॉल्स हैं तो दे आर वेरी पोरस। स्टेट रिलीजन में जा सकता है ज़रूरतों के आधार पर, और वो ज़रूरतें होंगी प्रिंसिपल्ड नीड्स, सैद्धांतिक ज़रूरतें। इसी तरह से रिलीजन स्टेट की में इंटरवीन कर सकता है, वो भी समय आने पर ज़रूरतों के हिसाब से। तो फिर यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो गई कि क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हम बात करते हैं सर्वधर्म समभाव की, कि हमारे देश में इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्रूशल माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही रिलीजन से सेपरेट हो जाए, ये सेकुलरिज्म नहीं होगा कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मेन प्रॉब्लम यह है कि इंडियन सोसाइटी बहुत ही डाइवर्स है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करें कि जितने भी रिलीजन हैं, स्टेट का तो कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, बट सोसाइटी के लेवल पर जितने भी रिलीजन हैं, हर कम्युनिटी और हर इंडिविजुअल अपनी चॉइस के रिलीजन को चेरिश करे, सेलिब्रेट करे, वो उसे प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, प्रोपगेट करें, उसे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस हो। ये इंश्योर कराना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका मतलब कम्युनिटी लेवल पर इक्वलिटी प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, इंटर कम्युनिटी इक्वलिटी होनी चाहिए। म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की बात आती है, तो हमें एक दूसरे के साथ मिल करके रहना है, इसे प्रमोट करना है। तो स्टेट फिर दूर कैसे रह सकता है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमें टॉलरेंस पैदा करवानी है सोसाइटी के अंदर, स्टेट कैसे चुप बैठा रह सकता है। हमें कम्युनल हार्मोनी पे बात करना है, क्योंकि हम एक डाइवर्स सोसाइटी हैं। हम नहीं मान सकते कि हमारी सोसाइटी एक होमोजीनियस रिलीजन बेस्ड सोसाइटी है, ये तो हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, अलग अलग रिलीजन बेस्ड। तो इसलिए कम्युनल हार्मनी बनाना हमारी ज़रूरतें हैं। फिर हमारे यहाँ पर एक सिंगुलर कल्चर नहीं है, हमारा जो देश है वो कॉम्पोजिट कल्चर पर बेस्ड है। तो कॉम्पोजिट कल्चर अचीव करना पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उस कल्चर से जुड़े हुए जितनी भी हेरिटेज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, वो हो सकें, इसको इंश्योर करना ज़रूरी है। अब ये सब चीज़ें जब एक तरफ आ जाती हैं तो फिर स्टेट की इंटरवेंशन दिखती है रिलीजन में, रिलीजन की इंटरवेंशन स्टेट में दिखती है, क्योंकि फिर ये सर्वधर्म समभाव की बात आ गई है। तो इस वजह से एक एम्बिग्यूटी रहती है कि एक्चुअली में है कैसा हमारा सेकुलरिज्म, स्टेट कब इंटरवीन कर सकता है, कब नहीं। तो फिर सवाल आते हैं, जैसे एक सवाल आता है कि एक तरफ रिलीजन से स्टेट सेपरेट है, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट हज के लिए सब्सिडी भी देता है। अब हज जो है वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, इट इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो, और वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, एक पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएटेड है, और स्टेट इसके लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि ये हो सके। ये पहली चीज़। तो फिर रिलीजन से स्टेट सेपरेट कैसे हुआ? रिलीजन में तो स्टेट इंटरवीन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है उसको, है ना। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट उन्हें कंट्रोल कर रहा है, स्टेट उन्हें मैनेज कर रहा है। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं, गुरुद्वाराज हैं, मठास हैं, स्टेट इज़ कंट्रोलिंग दोज मठास, गुरुद्वाराज, टेम्पल्स, मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है उन्हें। तो यहाँ पे स्टेट रिलीजन से सेपरेट कैसे हुआ? अच्छा, एक तरफ देखा जाता है कि स्टेट
रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखा जा रहा है कि जो सिख हैं उन्हें डिफेंस फोर्सेस में पगड़ी पहनने का अधिकार है, दाढ़ी रखने का अधिकार है, यानी कि उनका जो स्वरूप है, वेशभूषा उनके धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक है, वो उसे धारण कर सकते हैं। तो फिर सवाल क्रिएट होता है कि क्या जो मुस्लिम्स हैं उन्हें भी लंबी बियर्ड रखने की अनुमति देगी सरकार सेना में? क्या जो हिंदूज़ हैं उन्हें हेड शेव करने की परमिशन मिलेगी, सिखा रखने की परमिशन मिलेगी सेना में? तो फिर ये भी क्वेश्चंस हमारे सामने खड़े हैं। ऐसे एम्बिग्यूटीज़ क्रिएट हो जाती हैं कि क्या है मतलब कि हज की सब्सिडी दी जा रही है, मंदिरों को आप रेगुलेट कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो धार्मिक त्यौहार हैं देश के स्तर पर, अच्छा वो भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कुंभ का आयोजन हो रहा है, प्रकाश पुरब हो रहा है गुरुओं का, सिखों के गुरुओं का, फिर दीपावली का आयोजन किया जा रहा है अयोध्या में सरयू के घाट पर, लाइट शोज़ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो ये सब भी हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन भी चल रहे हैं, राज्य के पैसे से हो रहा है ये सब, राज्य उसमें सपोर्ट कर रहा है किसी भी रूप में सही, बट कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? क्या हमें इन तमाम रिलीजियस फेस्टिवल्स को देश में इस मैनर में जगह देनी चाहिए कि उनके नाम पे छुट्टियां हो रही हैं, या हमें सिर्फ नेशनल फेस्टिवल्स की छुट्टी करनी चाहिए, जैसे कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती? तो क्या हमें सिर्फ इनकी छुट्टी करनी चाहिए, 3 नेशनल हॉलीडे हमारे, या फिर हमें ऑल रिलीजियस हॉलीडेज़ भी मानने चाहिए? तो हर महीने धर्म से जुड़े हुए कई त्यौहार हैं। अभी आप देखेंगे तो पंजाब में अभी छुट्टी थी, सोडल का मेला था। अभी देखें तो ईद बीत के गई है, तो ईद की छुट्टी थी। अभी आगे जाएंगे आप देखेंगे तो नवरात्रे आ जाएंगे, तो उसके बाद दशहरे की छुट्टी आ जाएगी, फिर उसके बाद दीपावली है। तो तमाम अगर पूरा वर्ष देखें तो धार्मिक त्यौहार जो हैं वो मनाए जाते हैं हमारे देश में, और राज्य छुट्टी का प्रबंध करता है। तो एक तरफ ये छुट्टियां देखने को मिल रही हैं, तो क्या करें? धार्मिक छुट्टियों को माने या ना माने? क्या सिर्फ एक नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए, तो सिर्फ नेशनल हॉलीडेज़ होने चाहिए? ये क्या है कि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में एक नियम है कि सिखों के ऊपर ट्रैफिक लॉज इस मैनर में लागू नहीं हो रहे कि उन्हें हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, क्योंकि वो पगड़ी धारण करते हैं। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं तो लॉ जो है, लॉ ऑफ द लैंड आर्टिकल 14 के मुताबिक इक्वल है सभी के लिए। तो ऑल सिटीजन्स को लॉ इक्वल प्रोटेक्शन देता है ऑफ लॉ, और सभी लॉ के सामने इक्वल हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बट अल्टीमेटली यहाँ तो फिर इन पर लॉ लागू नहीं हो रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट, वो तो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। तो मतलब कि इंडियन स्टेट उनकी उस रिचुअल प्रैक्टिस में, रिलीजियस कस्टम में नॉन इंटरफेरेंस दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हेलमेट मैंडेटरी है बाकी सभी के लिए। तो ऐसे तमाम सवाल डिस्कशन के हमारे देश में बने रहते हैं, ये एक चुनौती का कारण बनते हैं। अब ये जानबूझकर कैसा किया गया, करना ज़रूरी था। एक्चुअली डेफिनेशन एम्बिगस नहीं है, डेफिनेशन को एम्बिगस कहना सही नहीं है। स्टेट और रिलीजन सेपरेट हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस डिवीज़न को नेगेटिव सेंस में लिया ही नहीं गया है, हमारे यहाँ पर इसे पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। तो पॉजिटिव सेंस में कैसे? स्टेट पर किसी भी रिलीजन की ऐसी किसी भी विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी, ऐसी किसी भी मान्यता और विश्वास यानी कि ऐसा कोई भी बिलीफ सिस्टम वर्क नहीं करेगा जो किसी भी मैनर में भारत के किसी भी नागरिक के प्रति डेट्रीमेंटल हो, नुकसानदायक हो, जो किसी के भी सेकुलर, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स को इनक्रोच करता हो। ऐसा कोई विचारधारा, ऐसा कोई नियम किसी भी धर्म का राज्य पर प्रभावी नहीं होगा। इस मैनर में स्टेट रिलीजन से सेपरेट है। इस मायने में हमारा राज्य धर्म से अलग है, पंथों से अलग है। लेकिन जब भी कभी भारतीय राज्य को ऐसा लगेगा
कि इस धर्म की इस मान्यता को समर्थन देने की ज़रूरत है, इस कम्युनिटी को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। जब भी कभी भारतीय राज्यों को लगेगा कि भारतीय समाज में अलग अलग सांस्कृतिक समुदाय, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स या कल्चरल कम्युनिटीज़ आपसी सौहार्द विकसित करें, यानी कि म्यूचुअल हार्मनी क्रिएट करें, उसके लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट करें, उसके लिए एक टॉलरेंस क्रिएट करें, उसके लिए म्यूचुअल एक्वेंटेंस, एक दूसरे को जाने, इसके लिए अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपने कल्चर कस्टम मैनर को सेलिब्रेट कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, एग्जीक्यूट करें, इसके लिए अगर हमें किसी भी तरह के आयोजन में आना पड़ा या उसके लिए कोई बंदोबस्त या प्रबंध करने पड़े या कोई स्थान देना पड़ा या कोई संस्था की मैनेजमेंट करनी पड़ी, उसे कंट्रोल करना पड़ा, तो भारतीय राज्य ये करेगा। क्योंकि भारतीय राज्य सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, इकोनॉमिक लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी मेकिंग में ही रिलीजन को सेपरेट नहीं कर रहा। भारतीय राज्य इसे राज्य से आगे बढ़ा करके सामाजिक स्तर पर, सोसाइटी लेवल पर भी एंश्योर कर रहा है कि किसी तरह का कोई भी ऐसा डिस्क्रिपेंसी या डिप्रीवेशन ना अटैच हो जाए किसी भी रिलीजियस या कल्चरल ग्रुप के साथ, कि वो अपने आप को दबा या कुचला हुआ महसूस करे, वो खुद का विकास ना कर पा रहा हो। इसे जरा घर के लेवल पे एक बात याद रखना, घर से ही समुदाय, समुदाय से ही समाज और समाज से ही राष्ट्र बनता है और राष्ट्र ही से राज्य आता है। तो जैसे आप ऑब्जर्व करिए, आपके घर पे आपके माता पिता हैं, थोड़ी देर के लिए वो ये कह दें कि हम और हमारे बच्चे अपने अपने मसले खुद देखेंगे, हम बच्चों के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे और बच्चे हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि बच्चों को हम आज़ादी देते हैं और हम घर के मुखिया हैं, इसलिए हम पर किसी बच्चे का कोई प्रभाव नहीं होगा, सबको समान रूप में देखेंगे। इतना कह के माँ बाप कुर्सी पर बैठ गए और बच्चों को उन्होंने खुला छोड़ दिया, और थोड़ी देर बाद देखा कि जो बच्चा बड़ा है, ताकतवर है, वो अपना दम दिखाएगा, अपना ताकत दिखाएगा, छोटे बच्चों के अधिकारों का हनन हो जाएगा। या जो बच्चा छोटा है, सही नियम, सही कानून भी जो हैं घर के, वो उसकी अवहेलना कर रहा है, मान नहीं रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि क्योंकि मुझ में एक असुरक्षा का भाव है, एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, उस असुरक्षा के भाव से मुक्त होने के लिए मैं जो चाहे करूं। अगर माता पिता चुप करके कुर्सी पे बैठ जाएं, मात्र इतना कह के कि आज से तुम तुम्हारा देखो, हम अपना आप देखें, तो भी तो हाउस का ऑर्डर बिगड़ जाएगा, हाउस आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। इंडियन स्टेट ऐसे मूक दर्शक बन के नहीं बैठ सकता, क्योंकि घर में सारे एक उम्र के बच्चे नहीं हैं, घर में सभी बच्चों की शिक्षा का स्तर एक नहीं है, घर में सभी बच्चों का खान पान पहनावा एक ही जैसा नहीं है कि सारे बहुत तसल्ली से मिलजुल के बैठ जाएंगे। सभी बच्चों की आयु अलग है, सबकी सोच समझ का स्तर अलग है, सभी की ज़रूरतें, खान पान पहनावा अलग है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर होती रहें कि सबको अपने लिए, जिसको पढ़ने का जब समय चाहिए वो मिले, जिसको एक्सरसाइज का टाइम चाहिए उसे वो मिले, जिसको इस समय चलने फिरने के लिए जिन वॉकर्स की नीड है उन्हें वॉकर मिले, जिसे साइकिल की ज़रूरत है उसे साइकिल मिले। ये सब सुनिश्चित कराने के लिए ये ज़रूरी है कि उस घर के रिसोर्सेज किस पर कैसे खर्च हों। इसके लिए समय समय पर उन्हें उनकी टेरिटरी में इंटरवीन करना ही होगा। तो ड्यू टू दैट मच डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड द हाई लेवल डिफरेंसेस इन द साइज ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़, एक तरफ देर इज़ अ शेयर मेजर ग्रुप ऑफ वन कल्चर which is somewhat around 79 to 80%, and rest all the other communities are collectively representing only 20% of the society. And in that 20% there are many groups. Those are one group having only 0.4% population, the Jains, one group having 0.7% population, another group having 1.9%, the Sikh, and the Christians having 2.3% population of the total population. So this much, the Jain 0.4, the Buddhist 0.7, that Sikh to 1.9, somewhat around 2, and the Christians 2.3, and the rest
majorly say around 17% the Muslims are there, and the rest of the 80% they're the Hindus. So इतनी बड़ी जहाँ पर एक ओवरवेलमिंग ग्रुप एक तरफ है, फिर माइनॉरिटीज़ में इतनी अलग अलग साइज़ की माइनॉरिटीज़ हैं, इतनी सारी 400 के अराउंड अगर देखें तो देर आर डायलैक्ट्स. There are 400 major main dialects in the country. The 22 languages are there in the 8th schedule of the constitution. तो इतनी diverse society में there are tribal people, there are living rural people, there are urban societies, there are metropolitans, there are liberal attitude people, there are people those who are highly connected with their ritual practices, with their religious practices. The societies are very closed. So ऐसे में ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता समाज को. अलग अलग इकोनॉमिक लेवल पर खड़े हैं लोग. फ्यू सोसाइटीज़ आर देयर जो अभी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में ही जी रही हैं. सोसाइटीज़ आर वेरी रीजनल, वेरी क्लोज्ड. ट्रेड एंड कमर्स इज़ वेरी वेरी लोकलाइज्ड. दे आर वेरी क्लोज सोसाइटी. फ्यू सोसाइटीज़ दोज हु आर डीलिंग विद इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमर्स एवरी मिनट, है ना. दे आर वेरी हाई लेवल अर्बन सोसाइटीज़ लिविंग इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, आर वेरी ओपन, वेरी डिफरेंट देयर लाइफ स्टाइल इज़. सो इतनी डाइवर्स सोसाइटी है हमारी, इतने अलग अलग कल्चरल ग्रुप हैं. स्टेट को वहाँ पर आना पड़ता है क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी लगाई गई है कि राज्य को इस विविधता को बढ़ाना है, एक्सपेंड कराना है, इसे प्रिजर्व करवाना है, ये ग्रो हो, इसे इंश्योर करना है. व्यक्ति के अधिकार इंश्योर करने हैं और उसके साथ साथ कम्युनिटी के राइट्स भी इंश्योर करने हैं. और ये इंश्योर करते हुए एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप करना है. हमें सेकुलर बने रहना है. सेकुलर बनना ही डाइवर्सिटी को बचाए रखने का एक मात्र तरीका है. इंडियन स्टेट पर अगर किसी धर्म का रंग नहीं चढ़ेगा, उसका कोई एक धर्म नहीं होगा, तो ही सभी धर्म बचेंगे, तो ही सभी पंथ चलेंगे. तो सभी पंथ चलें, इसीलिए इंडियन स्टेट ने अपना कोई धर्म नहीं माना है. इसलिए नहीं कि धर्म ही को नहीं मानता इंडियन स्टेट ना, धर्म को तो मानता है, सम्मान देता है. इंडियन स्टेट रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, उसे उसकी आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करता है, उसे प्रिजर्व करता है, प्रमोट करता है, नर्चर करता है. ऐसा नहीं है कि उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं तो वो रिलीजन को नहीं मानता है. उसका खुद का कोई रिलीजन इसलिए नहीं है क्योंकि वे इन रिलीजन्स को मानता है कि ये होने चाहिए. इंडियन सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, वो ये मानता है. कोई भी गवर्नमेंट एक फंक्शनल गवर्नमेंट तभी हो पाएगी जब वो इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट कर पाए. अदरवाइज chaos विल बी देयर, सिविल वॉर्स विल बी देयर, इंटर कम्युनिटी क्लैशेस विल बी देयर, and no government can function properly in that atmosphere. They will always try to curb that violence, those clashes, that chaos. All the resources will ultimately consume by those distractions. There will be no development, no infrastructural projects, no progress, no economic opportunities. Then how the government will function? How the democracy will work? So if we are talking about the democracy is not only to elect the government of your choice. The bigger question is, you need to ask to yourself that in a democracy, why do you need to elect government of your choice? That is my question. When you're simply answering the question is the democracy is the government of the people, by the people, for the people. My question is why? Why it is of the people, by the people, for the people? Because it is for the people. Now the question is who the people are. They're not a kind of a simple identity-less people. They have many identities. And where are the sources of those identities? The sources of those identities are with their cultural practices, the knowledge they have attained from the social institutions, the institution of family, the institution of a caste, the institution of a religion, institution of economy in which they are being embedded, the institution of their community. Those are the institutions responsible to nurture them as a human being, and they are existing in that capacity. So for them there is a kind of elected government. That elected government is elected because that government is entitled to secure the rights associated with those individuals, the people, the rights associated with the community. They want that we need to elect the government which will protect our custom, culture, manner. And if the government, or you can say the state,
is not capable, not entitled, not entrusted with these responsibility to protect them, their custom, culture, manner, how can you say that there is a democracy? Then there will be no democracy, because the people will feel, certainly they will feel, कि we are not able to protect our culture, custom, manner, because the state is highly reluctant to that, state is idle to that, state is static to that, state is stagnant to that. Communities are coming and encroaching us. We are not getting the place to erect our temples or the places of worship. We are not competent enough to protect them because there are no laws enshrined in the constitution or somewhere else in the legal gadget or something else. So how this government is working? It is not at all capable to protect us. So we will not cherish this government. We will not acknowledge the authority of the state. So we will discard the authority of the state. We will not enjoy this. We will create our own state. That state that will protect our identity. So definitely they will demand that have separate state, a separate identity, which would protect their existence. So if you want that democracy must function, you need to ensure that diversity should be there. You need to protect it. You need to preserve it. It is the responsibility of the state. That's why Nehru promoted this concept that if you need to develop a functional government, you need to ensure that diversity must prevail, or it must continue. It must progress. So that diversity is in the roots of the society of India. It is the first reality. State is the second reality. The first reality is the society. And the society is deeply embedded with the diverse cultural practices. Those are based on the different religions. And the state is the second reality. How the second reality can negate the first reality? That is my question. Second reality is ultimately there to protect, preserve, promote the first reality. That is the society. राज्य बाद में आता है, समाज पहले आया है. राज्य समाज ने इसलिए बनाया है कि राज्य समाज की उन विचारधाराओं को पोषित करे, विकसित करे, सुरक्षित करे, सुनिश्चित करे. राज्य यदि ये नहीं कर पा रहा है, समाज ऐसे राज्य का बहिष्कार कर देगा, बदल देगा. बड़ी बात यह है कि उस समय समाज में आप किन की आवाज़ों को सुन रहे हैं? ज़्यादा लोगों की, मेजॉरिटी की आवाज़ों को सुन रहे हैं, तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्लैश बने रहेंगे. ये ना हो, इसलिए संविधान ने सबको समान ध्वनि दी है, समान आवाज़ दी है. और यदि कोई पंथ, यदि कोई अनुयायी संख्या में कम है, तो राज्य को ये आदेश दिया है कि उनके विकास को सुनिश्चित करो, फिर आगे आओ, उनकी इन डिसएडवांटेजेस को ख़त्म करो, उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो दे दो. इसीलिए ये प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी रिलीजन में कोई इंडिस्पेंसिबल प्रैक्टिस है and the larger community is not competent enough economically to follow that pursuit or follow that practice, and ultimately they are feeling deprived or disadvantaged due to that, they are not feeling that we are competent enough to grow our old dimensions, so then state must support that. It is a matter of debate, we can do debate on that, but ultimately cultural practices are important. You cannot say कि state must support them in context of education, state must not support them in context of jobs, employment. तो बहुत से लोग मिलेंगे आपको ये कहते हुए कि तीर्थ यात्राएं ना दे करके, हज ना दे करके, रेलगाड़ियां महोत्सवों पे ना चला करके सरकार शिक्षा दे दे, उनके बच्चों को नौकरी दे दे, रोज़गार दे दे. देखो एक बात समझनी ज़रूरी है. देखो हम आज के डेट में एक कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं कि शिक्षा, रोज़गार, हॉस्पिटल, हर किसी के मुंह पे ये चढ़ गया है कि बस जैसे ये जिसने दे दिया ये बड़ा विकसित व्यक्ति है, और जो इसकी मांग कर रहा है वो बड़ा पढ़ा लिखा है. ध्यान से समझो. फिर अगर तुम सिर्फ शिक्षा और अगर सिर्फ हॉस्पिटल और अगर एजुकेशन ही मांग रहे हो, तो हॉस्पिटल में जाके चीखें क्यों निकलती हैं तुम्हारी कि डॉक्टर इतनी फीस क्यों ले रहा है, दवाइयाँ प्रिंट रेट पे क्यों दे रहे हो? फिर चीखें क्यों निकलती कि पक्का बिल नहीं दे रहे, कच्ची पर्ची दे रहे हैं? फिर चीखें क्यों निकलती हैं कि पैसा पहले रखा लेते हैं, इलाज बाद में कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? कि तुम ये कह रहे हो कि एथिक्स चले गए इनके, तुमने बोला ना ये बात. फिर तुम्हारी चीखें क्यों निकलती हैं कि बेड मिल जाएगा 5,000 दे, कंपाउंडर ने बोला? फिर क्यों चिल्लाया घातक मूवी में सनी देओल इतना, जब उसका बाप खांस रहा था और एक आदमी ने बोला बेड का इंतजाम कर रहा मैं?
5,000 लगेगा। क्यों गुस्से में आ गया? फिर क्यों सरकारी दफ्तरों में जाके त्रस्त रहते हो कि पैसा चलता है, पुलिस किसी की सुन नहीं रही, बल चलता है? नैतिकता का अभाव होता है तभी ये होता है। सिर्फ जॉब से, सिर्फ एजुकेशन से, या इस तरह से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोल देने से ही समाज चल जाते तो फिर तो कहानी क्या थी। ऐसे नहीं होता। समाज में मूल्य होने चाहिए, वैल्यूज़। समाज वैल्यूज़ से चलता है। एक आपसी भाईचारा होना चाहिए। नौकरियां दो लोगों को मजबूर कैसे कर देंगी एक साथ चलने के लिए? मुझे बताइए। जॉब मिल गई, वो दोनों को कैसे कंपेल करेगी कि दोनों ने मिलजुल के चलना है? उसमें एक रिलेशन बन सकता है कि इसे मेरी ज़रूरत है, उसको मेरी ज़रूरत है, मेरे को उसकी ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरत बेस्ड संबंध तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी बना था। फिर प्रोलेटेरियट्स ने झंडा क्यों उठाया? अगर रिश्ते ज़रूरतों पे ही बनने हैं तो फिर तो कोई डोमिनेट करेगा ही। फिर क्यों कहते हैं कि शक्ति का मद सर को ना चढ़े, डोमिनेट मत करो? फिर तो आप वही चीज़ प्रमोट कर रहे हैं जो घरों में पैट्रियार्की चलती थी अब तक। आदमी कमाता है, उसका डंडा मजबूत है, औरत सफ़र करती रहे। आदमी में नैतिकता का बल डाला जाता था कि तुझे ये समझना जरूरी है कि तू अकेले कमा नहीं सकता। यदि परिवार ही समाज का आधार है, उस परिवार के निर्माण करता वह गृहिणी है, तुझे उससे बनता हुआ सामान देना होगा। यदि ये शिक्षाएं ही विलुप्त हो जाएं, यदि ये विचारधाराएं ही विलुप्त हो जाएं, फिर जीवन कैसे होगा? फिर ये जीवन कैसे संभव होगा? तो क्यों बिक जाता है वो पायलट जो पूरे के पूरे यात्री को होस्टेज बनवा देता है टेररिस्टों के हाथों? सैलरी कम थी क्या उसकी? क्या वो एजुकेटेड नहीं होगा? ऐसे हवाई जहाज उड़ा रहा है, रेडा चलाते चलाते आ गया कि चला जहाज चला देता हूँ। पढ़ा लिखा नहीं होगा? अमेरिका लंदन के स्कूलों में 1000 घंटे चलाने का जहाज नहीं सीखा होगा उसने। नैतिकता कॉम्प्रोमाइज़ हो गई उसकी। भ्रमित हो गया गाइडेंस को लेकर के कि क्या कहता है धर्म, तो आज मानव अधिकारों का हनन करने चला है। सिखाना जरूरी नहीं है क्या उसे नहीं बताना है कि ईश्वर क्या कहते हैं? उसे नहीं बताना है कि गुरुओं के कृत्य क्या थे? यदि गुरुओं ने वो अपने आत्म बलिदान ही ना दिए होते इस आपसी सौहार्द से बड़े समाज के लिए, यदि वो इनजस्टिस के अगेंस्ट ना लड़े होते, तो आज हॉस्पिटलों में, स्कूलों में पढ़ाई लिखाई लेके जॉब एटमॉस्फेयर में जो इनजस्टिस होता है, 8 घंटे के बजाय 16, 11, 12 घंटे काम कराते हैं, वहाँ से चला देते हैं, घर पे लैपटॉप पे प्रोजेक्ट भेज देते हैं। इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत कौन देगा? आप कॉवर्ड बन जाएंगे। सैलरी लेकर के तोते की तरह मिर्ची खा करके बोलने वाला इंसान बन जाओगे आप। समाज कभी अनैतिक नहीं जी सकता। अनैतिकता में किसी का विकास नहीं है। एक व्यक्ति यदि विकसित हो भी रहा है तो एक समय में वो भी खत्म हो जाएगा। अनैतिकता में सबका विकास नहीं है। तो ऐसे में समाज को समय समय पर नैतिक बनाते रहना है। समाज को हमेशा न्याय के बल की ज़रूरत है। समाज में हमेशा बड़े छोटे का हमें दायित्व समझना जरूरी है। समाज में ये संस्थाएं ना होंगी तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कौन व्यक्ति किस दृष्टि के साथ तीर्थ पर जा रहा है या कौन किस सोच के साथ हज पे जा रहा है, वो एनलाइटन हुआ नहीं हुआ, ये अभी हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं होता। मैटर ऑफ डिस्कशन ये है कि जिस कल्चरल प्रैक्टिस में, जिस रिलीजन में इस चीज़ को ज़रूरी माना गया है, वो रिलीजन जीवन जीने की कौन सी राह सिखाता है, उसकी आइडियोलॉजी देखो। तो जब आइडियोलॉजी देखोगे तो पता लगेगा कि जो जीवन जीने की राह वो धर्म सिखाते हैं, अगर हम उनसे विस्थापित हो जाएं, उन्हें भुला दें, फिर अल्टीमेटली हम रोबोट के अलावा और कुछ भी नहीं, जो किसी पे भी गोली दागने से पहले 2 मिनट नहीं सोचेगा। तो समाज ऐसे नहीं चलता। हमारी ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो भाई को एहसास दिलाते हैं कि ये तेरी बहन है, जो ये बताते हैं कि ये माता हैं। फिर वही कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक समय में बहुत धो हल्ला मचाती थी कि सिर्फ रोज़गार पर, जीडीपी ग्रोथ पर ध्यान दो। फिर आज वही कैपिटलिस्ट सोसाइटी इस बात पे हो हल्ला क्यों मचाती है कि बूढ़ों की सुरक्षा ज़रूरी है, बच्चों को अपने माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए। फिर वही सोसाइटी किस आधार पर आकर के कहती है कि ऑर्फन्स के लिए डोनेट करिए। फिर क्यों वो ऐड चलती हैं? फिर यूनिसेफ नाम की संस्था क्यों लोगों से फंड इकट्ठा करती है बच्चों की पढ़ाई के लिए? फिर क्यों अफ्रीका में भूखे बच्चों के लिए अनाज की दुहाई चलती है? अगर वो हमारे अंदर से एक सेंस ऑफ डिवोशन खत्म ही हो जाएगा तो अनाज कौन देगा, तो दान कौन देगा, तो कैसे चलेगा समाज? और क्यों ज़रूरत पड़ी अनाज देने की, क्यों ज़रूरत पड़ी दान देने की? वो सारे एजुकेटेड ही थे जिन्होंने कॉलोनियलिज्म किया, वो सभी एजुकेटेड थे जिन्होंने कैपिटलिज्म किया। कोई गवर्नर था, कोई जनरल था, गवार तो नहीं था। फिर क्यों लूटा दुनिया को? अच्छे स्कूलों में पढ़ के सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे करके तमाम दुनिया भर में शासन किया। फिर जिन जिन जगहों पे शासन किया वो लोग गुर्बत और गरीबी में क्यों चले गए? क्यों उनके नक्शे ऐसे बनाए जैसे किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करना हो? क्यों आज की डेट में नियो कैपिटलिज्म की भेंट चढ़े हुए हैं वो मुल्क? नैतिकता विस्थापित थी। तो ऐसे में ये ज़रूरी होता है। तो कई लोग आज की डेट में एक स्यूडो
मॉडर्न सेंस में ये बातें कहते दिखेंगे, हॉस्पिटल बना देते हैं। तुम अपने घर में हॉस्पिटल ही बनाते रहते हो। अगर तुम्हारे पास जब पैसा आता है तो तुम इतने पैसे शादियों पे क्यों खर्चते हो? तुम अच्छी सुंदर गाड़ी क्यों खरीदते हो? हेल्थ पॉलिसी ले लेते 15 लाख की, तब बीमा नहीं लेते 25,000 का। कितने घरों में हेल्थ पॉलिसी है? तब नहीं लेंगे, लेकिन तब गाड़ी लेंगे। तो जब अपने चाव हम करते हैं, अपनी खुशियाँ मनाते हैं, अपने घरों में त्यौहार मनाते हैं, पैसा आता है, खुशियाँ, तब बड़े इम्प्रैक्टिकल हुए होते हैं। तब नहीं ये सब सोचते हैं यार स्कूल बनवा देते हैं, कॉलेज बना लेते हैं, है ना, अपने घर में लंबा सा हॉल बना लेते हैं, रिक्शे वाले रात को सोए करेंगे। तब बड़ी नाटकबाजी, तब अपना निजी स्वार्थ। देश के स्तर पर देश अगर कुछ बनाने लगे जिससे कंपोजिट कल्चर की हेरिटेज को वो सेलिब्रेट करे, तो अब कहते हैं अरे ये देखो ये क्या, ये पैसे से हॉस्पिटल बना देते। कमाल बात है यार। तो तुम भी हॉस्पिटल में ही रहा करो फिर, है ना, सोचने वाली बात है फिर। तो ये दैट सेंस इज़ नॉट। यस, हर गवर्नमेंट को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसकी सोसाइटी को किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटल्स आर रिक्वायर्ड, वी नीड डॉक्टर्स, बट आप एक बात ध्यान रखिए कि आप अपने घरों में ध्यान लगा करके देखिए कि जितने भी कम पैसे हों आपके पास, आप पैसे आने का इंतज़ार नहीं करते अपने ईश्वर का पूजन करने से पहले। आप ये नहीं कहते जब अमीर हो जाएंगे तब करेंगे। आपको पता है कि हम निर्धन हैं, हम बेरोज़गार हैं, अभी नाकारा नहीं है, हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, हम में आत्मबल है, आज भी किसी की रोटी पर निगाह नहीं है। ये सच्चाई हमारे ईश्वर ने हमें दी है, उनका पूजन करेंगे हम। तो ये कहानी है। तो हर बेरोज़गार हमारे देश में क्रिमिनल नहीं है। किसने रोका उसे क्रिमिनल बनने से, बताओ मुझे। जब वो क्रिमिनल बनने लगता है सरकार आके रोकती है, रुक रुक रुक, होल्ड ऑन, होल्ड, क्या करने जा रहा है? मैं बेरोज़गार हूँ बहुत समय से और मैं ये चोरी करने जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं करनी तूने, हम स्टेट हैं, हम गवर्नमेंट, हम तुझे रोक रहे हैं। ये नहीं करना है, उसे रोक रहा है कोई विचार। वो विचार किसने डाला उसके अंदर? वो कहानियाँ, एक समाज की कहानियाँ, स्टोरियाँ, इंस्पिरेशनल लाइफ मॉडल्स, पर्सनैलिटी, हमारे आइडल्स, कहाँ से आए ये सारे? क्या रोल है फिर धर्म का? ये रोल है। कितनी भी नींद में हो बस का ड्राइवर कोशिश करता है कि सोना नहीं। ये बात तो है कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो भी तो ख़त्म हो जाएगा। ये बात का डर इतना नहीं रहता कि कल को पनिशमेंट मिलेगी। इस बात का मान रहता है उसे कि इतनी ज़िंदगियाँ हैं मेरे हाथ में, हे ईश्वर मैं कैसे सो सकता हूँ। ये भाव किसने डाला उसमें? किसने डाला? रात को सड़क पर भी जा रही हो एक कन्या तो निगाह तक नहीं उठा करके देखना, उसे असहज महसूस नहीं कराना। ये भाव किसने डाला? संस्कृति ने डाला। हम संस्कृति को ऐसे ठुकरा नहीं सकते। तो कई बार हम क्या होता है कि क्योंकि ये मुद्दे बड़े हाईलाइट हुए होते हैं रोज़गार के, है ना, तो फिर बहुत बहुत बड़ा बनना चाहते हैं किसी पार्टी में बैठ के। अभी देखा अपने गवर्नमेंट ने ये एक स्टैचू बनाया है, कोई हॉस्पिटल बना देते, कॉलेज बना देते, यूनिवर्सिटी बना देते हैं। सामने वाला कहता है सही बात है आपकी, इतने में तो कितने कॉलेज बन जाने थे। मैंने देखा कि 400 करोड़ में कॉलेज बनता है तो 3000 करोड़ में तो कितने बन जाने थे। सिंपली रुको, सांस लो और इससे पूछो कॉलेज गए थे आप? हाँ मैं गया हूँ। क्या किया आपने? ग्रेजुएशन की है। और कौन सी ग्रेजुएशन की? ये की है। कोई टॉपिक वॉपिक आता है आपको इस ग्रेजुएशन का? कुछ पूछिए आपसे, आपको पता ही है कॉलेजों का हाल है। मतलब तुम कितने जस्टिफाइड रहे हो अपने कॉलेज के साथ। लेकिन फिर भी ये बात इस सवाल को पूछने से रोकती नहीं आपको। कॉलेज ज़रूरी है, जॉब्स ज़रूरी हैं, लेकिन प्लीज़ समझिए ये सब किस लिए होते हैं? क्योंकि हमारी एक संस्कृति होती है। हम संस्कृति के लक्षणों को यूं ही ख़त्म नहीं कर सकते, संस्कारों का यूं ही अंत नहीं कर सकते। उन्हीं से तो जीवन है, समाज आपस में जुड़ा है। मुझे आप एक बात बताइए, हमारे देश में प्रतिदिन कितने क्रियाक्रम होते हैं? समाज करता है क्या? सरकार करती है क्या? गवर्नमेंट आती है क्या? 1 मिनट में समाज जुट जाता है उस घर में। हमारे देश में आज भी ये रिवाज है, मौत हुई हो घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलता। पर आपको एक बात बता दूं, उस घर में उस दिन ही सबसे ज़्यादा रोटी होती है। कहाँ से आती है? गवर्नमेंट दे के जाती है, या कॉलेज स्कूल से आती है, हॉस्पिटलों से आती है। समाज में ये किस कौन से सिलेबस में है? ये किस स्कूल कॉलेज की बुक में ये पढ़ाया गया है? किसने सिखाया फिर? ये संस्कृति ने। संस्कृति के लक्षणों ने हमें बल दिया। हम में मानव होने का भाव किसने डाला? अनपढ़ व्यक्ति भी मानव था। ये डेकोरेटेड सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन जो भी चल रहा है, 100 साल 150 साल पीछे चले जाओ,
तो तब मानवता नहीं थी? तो तब क्या ये सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे? तब भी थे। संस्कृति बड़ी चीज़ है, हमें इसे समझना। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल उसका हिस्सा है, चिकित्सा उसका हिस्सा है। हमें सबको चिकित्सा देनी है, गरीबों को अमीरों के समान ही चिकित्सा देनी है। एक ऐसा राज्य बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। पर उसी राज्य की ये भी जिम्मेदारी है कि संस्कृति के अब तक के जो मूल्य इसे संस्कृति के रूप में हज़ारों वर्षों से यहाँ तक लाए हैं, वो मूल्य भूल ना जाएं। जैसे आपके माँ बाप अचानक आपको बैठा करके पुराने एल्बम दिखाते हैं, पुरानी फ़ोटोएँ दिखाते हैं और एहसास दिलाते हैं कि ऐसे तुम उंगली पकड़ के चला करते थे जब इतनी उम्र के थे, तो तब आपको अचानक से एहसास होता है कि आज मैं इतना ही बड़ा हो गया कि इतनी ज़बान लड़ा के गया था सुबह, और सच्चाई मेरी है कि ये भी थी। तो संस्कृति के लक्षण बहुत ज़रूरी हैं व्यक्ति में ये भाव डालने के लिए कि तुम्हारे दायित्व क्या हैं। राष्ट्र से समाज ऐसे ही नहीं जुड़ता। राष्ट्र से समाज को जोड़ने के लिए समाज और राष्ट्र को जोड़ने वाले उन सूत्रों को बनाए रखना जरूरी है, और वो सूत्र हैं हमारी नैतिकता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारा भाईचारे का भाव, हमारा टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता, हमारा सम्मान का भाव। ये सब चीज़ें हमें संस्कृति ही से तो मिलती हैं। तो संस्कृतियाँ गलत नहीं होती, रीति रिवाज गलत नहीं होते हैं। जो लोग इनका अपने लिए फ़ायदा उठाते हैं वो लोग गलत होते हैं। उनके लिए हमें संस्कृतियों को कभी नीचा नहीं करना चाहिए, और रीति रिवाजों का खंडन, संस्कारों का खंडन नहीं करना चाहिए। संस्कारों के मूल भाव को समझाना चाहिए। इनफैक्ट उन चीज़ों को डिस्कार्ड करने के, उनको निगेट करने के, हमें उनके सही तत्व लोगों के सामने ला के रखने चाहिए। जो लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं उनका खंडन करना चाहिए, लेकिन संस्कारों का नहीं। संस्कार किसी वजह से अस्तित्व में आता है, उन वजहों को पहचाने और लोगों में वो लेके आएँ, लोगों को सही चीज़ पता लगे। तो ये कितना अच्छा है, ये कितना ज़रूरी भी है। यदि किसान फसल बीजने से पहले उस भूमि की वंदना करता है, भूमि का पूजन करता है, तो हम सिंपली उससे ये पूछें कि तुम्हें रीज़न पता है, वो कहे रीज़न तो नहीं पता पर हमारे पूर्वज करते तो हम करते थे, सिंपली इसके लिए ही आप उसे कहो कि ये तो अंधविश्वास है, आगे से मत किया कर। उस भूमि के पूजन के कारण वो भूमि से कितने भावों से जुड़ता है, कितने भाव हैं उसके भीतर। आप देखिए, अनंत बार उसकी फसलें खराब होने पर भी, वो अपनी भूमि में अकाल पड़ने पर भी छोड़ कर जाने से पहले 1000 बार सोचता है कि मैं अपनी माता को छोड़ के कैसे चला जाऊं। शायद इसलिए तो भूमि बची भी हो, शायद इसलिए वो भूमि बंजर होने के बाद भी उपजाऊ हो गई हो। अदरवाइज तो वो उसे कमर्शियली ही ट्रीट करेगा। तो अगर हम कमर्शियल ट्रीटमेंट से आगे का भी एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दें तो क्या प्रॉब्लम है यार? वेयर इज़ द प्रॉब्लम? तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन फिर आपको बहुत अच्छे लगते हैं, फिर क्यों हॉस्पिटल में जाके परेशान होते हो? फीस दी तो डॉक्टर ने देख लिया, नहीं दी तो फिर चल बाहर निकल। वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन अच्छे हैं, फसल अच्छी है तो कॉन्ट्रैक्टर ने ली, खराब है तो छोड़ दी। किसान ज़मीन नहीं छोड़ता, इसलिए तो बेच नहीं पाता, क्योंकि उसे विरासत में मिली है, उसके पुरखों की है। क्योंकि ज़मीन का बिकना पुरखों के बिक जाने जैसा भी हो जाता है। ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो बात यहाँ पर समझनी है, ठीक है? तो ऐसे में हमारा राज्य जो है, इंडियन स्टेट जो है, इस हार्ड कोर रियलिटी को अच्छे से समझता है कि इंडियन सोसाइटी कोई स्यूडो सोसाइटी नहीं है जो लोग क्लब किए, ग्रुप बनाया 2 साल पहले और बोला हे वी आर सोसाइटी, हाथ उठाओ सारे, एंजॉय एंजॉय, ये ऐसा नहीं है। हम तो पहले से ही थे, हमने एक इंडियन स्टेट बनाया तो इंडियन स्टेट को बताया, ये समझ रहे हो ना? तो स्टेट ने बोला हाँ समझ रहे हैं, जो स्वरूप है समाज का बचा के रखना। तो इसलिए फिर एम्बिग्विटी सी पैदा होती रहती है, क्योंकि फिक्स नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसे बांधा नहीं, उसे सीमाओं में खुला छोड़ा है, सिद्धांतों के धागों में बांध के खुला छोड़ा है। तो हमारे समाज में ऐसा नहीं सिखाया जाता कि अपने बड़ों से मिलना है तो यही लाइनें बोलना, ये 10 लाइनें बोलना। ये सिखाया जाता है कि बड़ों से मिलते हुए सम्मान के ये भाव रखना, आचरण का ये व्यवहार का आचरण रखना, और उसके बाद सम्मान के साथ जो बात करना चाहते हो करो, जो वार्तालाप करना चाहते हो करो, लिबर्टी है तुम्हारी। तो एक डेकोरेटेड, डिसिप्लिन्ड, प्रिंसिपल्ड सेटअप है, आइडियल्स है, राज्य उस पर चलेगा। लेकिन उसके बाद समाज को अधिकार भी तो दो।